दोस्तों आज है 23 अक्टूबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए मिडिल ईस्ट, गाजा, फिलिस्तीन और बाकी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले इन खबरों के हेडलाइन में आपको बता देता हूँ 5-6 बड़ी खबरें जो आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी हैं। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने सुनाया अपना फैसला, अब नहीं रोक पाएगा इसराइल गाजा में जाने से मदद। एक और बड़ी खबर आ रही है इसके बाद, नेतन्याहू ने दिए एक इंटरव्यू में कहा वो गाजा में तुर्की फौज नहीं चाहते जो तुर्की की फौज गाजा में जा रही है। इसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, इसराइल की संसद में हुआ बिल पास, इसराइल अब वेस्ट बैंक को अपने देश में शामिल करना चाहता है। एक और खबर है इसके बाद, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने गाजा में 41 मरीजों को बाहर निकाला और अभी भी 15,000 से ज़्यादा मरीज कर रहे हैं इंतज़ार मदद का और इलाज का। एक और खबर है दोस्तों इसके बाद, ईरान ने कहा जब अमेरिका अपनी बेबुनियाद मांगों से पीछे नहीं हटेगा तब तक हम बात करने के लिए आगे नहीं आएंगे। तो दोस्तों सारी बड़ी खबरें हैं और आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी है। एक एक करके मैं आपको इन सारी खबरों को आपके सामने रखूंगा, तो वीडियो को आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, ना ही वीडियो को छोड़कर जाना है। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम पहली खबर पर बात करते हैं। क्या है पहली खबर? आखिरकार दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने बोल ही दिया, अब इसराइल को गाजा में मदद जाने देनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बड़ा फैसला आया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। चलिए आपको पूरी खबर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, तफसील से आपके सामने रखता हूँ क्या खबर है। द हग नीदरलैंड में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, उसने साफ कहा है इसराइल अब यूएन की रिलीफ एजेंसी यानी UNRWA को गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने देगा, मतलब उस संस्था को मदद गाजा के अंदर पहुंचाने देगा, कोई रोकथाम नहीं होगी, साफ उसने बोला है अदालत ने। दरअसल इसराइल ने मार्च में UNRWA की सप्लाई रोक रखी थी, लेकिन UNRWA के पास इजिप्ट और जॉर्डन में 6,000 से ज़्यादा ट्रक भरे हुए खड़े हैं वहाँ पर बॉर्डर पर ही, कब उनको जो ग्रीन सिग्नल मिले और वो गाजा में अंदर मदद लेकर पहुंचे, इसलिए वो इंतजार में खड़े हैं। जिसके अंदर खाना, दवाइयाँ, पानी सब कुछ रेडी है, बस एंट्री का इंतजार है। UNRWA के कमिश्नर फिलिप लाराजानी ने जो है उन्होंने कहा है ये फैसला गाजा के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आएगा। दूसरी तरफ इसराइल ने कहा हम टेरर एक्टिविटीज से भरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, मतलब इसराइल अब भी UNRWA पर शक कर रहा है, लेकिन UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो उन्होंने इस फैसले को बहुत अहम बताया और कहा यह फैसला गाजा में इंसानी मदद को तेज करेगा। सोचो दोस्तों जरा, एक तरफ भूख, दर्द और तबाही में डूबे बच्चे और दूसरी तरफ 6,000 ट्रक मदद से भरे लेकिन बॉर्डर पर रुके हुए हैं। अब UN कोर्ट के इस हुक्म के बाद क्या वाकई गाजा तक ये राहत पहुंच पाएगी या फिर पॉलिटिक्स इंसानियत पर भारी पड़ जाएगी? आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या इसराइल को UN की बात माननी होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना दोस्तों, कमेंट में अपनी राय लिखना मत भूलना, क्योंकि हम आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप कमेंट करके जरूर जाना हर एक खबर को लेकर। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पे, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको भी आप सुनकर जाना। मिडिल ईस्ट की सियासत में फिर से बढ़ने वाली है तूफानी गर्मी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ इशारा दे दिया है कि वो गाजा में तुर्की फौज नहीं चाहते हैं। अब सवाल यह है क्यों नेतन्याहू को तुर्की पर एतबार नहीं। चलिए दोस्तों पूरी खबर मैं आपके सामने रखता हूं, क्या मामला है, क्या खबर है। दरअसल जेरूसलम में US वाइस प्रेसिडेंट JD वांस के साथ मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने गाजा के डे आफ्टर यानी युद्ध के बाद का भविष्य पर बात की कि युद्ध के बाद का जो भविष्य होगा वो क्या होगा। नेतन्याहू से जब पूछा गया एक इंटरव्यू में कि क्या तुर्की सिक्योरिटी फोर्सेस गाजा में शांति बनाए रखने में मदद करेगी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा मेरी इस पर बहुत मजबूत राय है, अंदाजा लगाना चाहोगे क्या, मतलब ये कहा उन्होंने नेतन्याहू ने। मतलब साफ है नेतन्याहू तुर्किश दखल से खुश नहीं है, गाजा के अंदर जो तुर्किश दखल देखने को मिला है तो उससे खुश नहीं है। दरअसल ट्रंप की सीज फायर प्लान के दूसरे फेज में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दल यानी इंटरनेशनल फोर्स के तहत फिलिस्तीनियन कमेटी को गाजा चलाने की जिम्मेदारी दी जानी है और इस दल में तुर्की की भूमिका को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं दूसरी ओर US वाइस प्रेसिडेंट JD वांस जो है उसने कहा है सीज फायर आसान नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये कायम रहेगा और मिडिल ईस्ट में शांति लौटेगी। इस बीच US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी इसराइल पहुंचने वाले हैं, जबकि ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनेर और स्पेशल इन्वो स्टेफ विटकॉफ पहले ही इसराइल पहुंच चुके हैं।
ताकि सीजफायर मूवमेंट बना रहे। तो अब सवाल है दोस्तों, क्या नेतन्याहू का तुर्की के खिलाफ ये रुख अपने आने वाले शांति मिशन को तोड़ सकता है, या फिर अमेरिका की दखलंदाजी से गाजा में नई शुरुआत हो पाएगी? क्योंकि एक तरफ ट्रंप की सीजफायर प्लान और दूसरी तरफ नेतन्याहू का साफ इनकार, गाजा में तुर्किश फोर्स नहीं चलेगी। आपका क्या मानना है दोस्तों इस खबर को लेकर? आप क्या सोचते हैं इस खबर को? क्या तुर्की को गाजा की शांति में हिस्सा लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर रखना। चलिए अब बात करते हैं आज की तीसरी और इम्पोर्टेंट खबर पे। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो छोड़कर मत जाना, ये 2-3 और बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आप सुनकर जाना। मिडिल ईस्ट की सियासत में फिर उठी है सबसे बड़ी लहर। इसराइल ने वो कदम उठा लिया जिसमें पूरी दुनिया में हलचल मच गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसराइल की पार्लियामेंट में, इसराइल की संसद में पास हुआ है एक बिल जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक को इसराइल का हिस्सा बनाने की शुरुआत है। मतलब वेस्ट बैंक के जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है फिलिस्तीन का, तो उसको अपना हिस्सा बनाने की शुरुआत के लिए ये बिल पास किया है इन्होंने इनकी संसद में, इसराइल की संसद में। चलिए पूरी खबर मैं आपके सामने ये रखता हूँ तफसील से, क्या मामला है, क्या खबर है। दरअसल जेरूसलम से एक बड़ी खबर आ रही है। इसराइल की पार्लियामेंट में, संसद में वेस्ट बैंक एनेक्सेशन बिल का पहला रीडिंग पास कर दिया गया। मतलब अब इसराइल जूडियर और समारिया यानी वेस्ट बैंक के इलाकों में अपना कानून और हुकूमत लागू करना चाहता है। ये बिल 25 वोट से पास हुआ, जबकि 24 ने इसका विरोध भी किया। संसद के अंदर 24 लोगों ने इस बिल का विरोध किया और 25 वोट इसके फेवर में पड़े। अब बिल को अभी मोज, जो एक फार राइट नोम पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने पेश किया है। यहाँ तक कि एविगडोर लिबरमन ने भी मेल एडमिन स्टेटमेंट को इसराइल का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दे दिया। लेकिन जो नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी है, लिक्विड पार्टी ने खुद इस बिल की आलोचना की और कहा कि ये कदम सिर्फ गवर्नमेंट को शर्मिंदा करने के लिए है। जबकि यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स अभी इसराइल दौरे पर है। लिक्विड ने कहा, जो लिक्विड पार्टी की जो नेतन्याहू की, उसने कहा, हम हर दिन सेटलमेंट को मजबूत कर रहे हैं। बजट, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन से सच्ची सोवरेट जमीन पर बनती है, कानूनों से नहीं। लेकिन असली सवाल ये है दोस्तों, क्या इसराइल अब सच में वेस्ट बैंक को पूरी तरह अपना हिस्सा बना लेगा? क्योंकि इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने तो एक ऐसा प्लान पेश किया जिसमें ज़्यादातर फिलिस्तीनियन इलाके इसराइल में शामिल होंगे। स्मोट्रिच जो है उसने कहा है कि ज़्यादा ज़मीन कम आबादी, यही हमारी पॉलिसी है। अगर फिलिस्तीनियन अथॉरिटी ने विरोध किया तो उसे ख़त्म कर देंगे, ये बोला है वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने, और साफ धमकी दी है। अब देख सकते हैं दोस्तों आप कितनी बड़ी जो है इनकी जुल्म है, पहले से ही कर रहे हैं, अब और देख सकते हैं आप, जो मैंने आपको खबर बताई है। इसराइल अब वेस्ट बैंक को अपने देश में शामिल करना चाहता है। मतलब आपको साफ साफ लफ्जों में बताऊं तो ये खबर है कि इसराइल जो है वेस्ट बैंक जो है, गाजा का फिलिस्तीन का हिस्सा जो है, उसको अपने देश में शामिल करना चाहता है। ये बिल पास तो हो गया है, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि विवाद काफ़ी सारे पैदा होंगे। फिलिस्तीनियन लोग जो हैं इससे प्रभावित होंगे, उनकी जो अथॉरिटी है इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी अगर ऐसा हुआ, और प्रशासन, फिलिस्तीन अथॉरिटी का प्रशासन जो खत्म होने को खतरा हो सकता है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जो हैं इसे कानूनी और मानवीय संकट मान रहे हैं। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा दोस्तों। लेकिन आपकी क्या राय है इस खबर पे? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर देना। अब पूरी दुनिया देख रही है क्या वेस्ट बैंक और ऑफिशियली इसराइल का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आज की चौथी खबर पे, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको भी आप सुनकर जाना। सोचिए, जब जख्मी लोग मदद की आस में तड़प रहे हैं और बॉर्डर बंद हो गया तो जिंदगी मौत से लंबी लगने लगती है। यानी ये खबर है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने गाजा से 43 गंभीर मरीजों को बाहर निकाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं अभी भी 15,000 से ज़्यादा मरीज गाजा में इंतजार कर रहे हैं कि उनका इलाज कब होगा, उनको ट्रीटमेंट कब मिलेगा। इनमें जो सीवियर बीमारी हैं, जो खतरनाक बीमारी हैं, उन जैसे मरीज जैसे कैंसर के मरीज, दिल की बीमारी और बम धमाकों से घायल हुए मरीज, ये सब शामिल हैं। और सबसे दर्दनाक बात है, 3800 बच्चे भी इस लिस्ट में शामिल हैं दोस्तों। युद्ध के 2 सालों में अब तक 7,000 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन रफा बॉर्डर के बंद होने की वजह से रोजाना सिर्फ 3 से 4 मरीज ही बाहर जा पाते हैं। WHO का कहना है 740 लोग, जिनमें 137 बच्चे थे, इलाज से पहले ही मर चुके। अगर बॉर्डर खुला हुआ होता तो शायद उनको इलाज मिलता और वह बच जाते। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो जाने हैं जो इलाज का इंतज़ार करते करते बुझ गई, ये इस दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। अब सवाल ये है, क्या दुनिया सिर्फ गिनती देखती रहेगी, ये इंसानियत कुछ करेगी? दोस्तों आपकी क्या राय है इस कमेंट को लेकर? आप भी अपनी राय जरूर रखना। चलिए अब हम बात करते हैं आज की लास्ट और 5वीं खबर पर, ये काफ़ी
इंपॉर्टेंट खबर है, ये भी आपके लिए सुनना बेहद ही जरूरी है। मिडिल ईस्ट में एक बड़ी टकराव की खबर, ईरान ने अमेरिका को साफ जवाब दिया है, जब तक वॉशिंगटन अपनी नाउम्मीद शर्तें नहीं छोड़ेगा हम किसी भी बातचीत में नहीं लौटेंगे। मतलब उन्होंने कहा है ईरान ने कि जब तक अमेरिका जो अपनी शर्तें रखी हुई हैं उनकी वो शर्तें नहीं छोड़ेगा तब तक हम बातचीत के लिए वापस नहीं आएंगे, नहीं लौटेंगे। अब सवाल ये है क्या ईरान और अमेरिका के रिश्ते फिर से बिगड़ने वाले हैं? पहले ही बिगड़े हुए हैं लेकिन अब और ज़्यादा हालात ख़राब होने वाले हैं क्या? चलिए पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ, क्या मामला है, क्या खबर है, पूरी खबर आपके सामने रखता हूँ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो अब्बास अरकाची, उन्होंने बुधवार यानी बुध को कहा है, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो है उससे बात करते हुए, उसको इंटरव्यू देते हुए कहा है, जब तक अमेरिका अपनी अनरिजोनेबल डिमांड को नहीं छोड़ेगा, यानी ऐसी मांग जो ना तो न्याय संगत है, न्याय की है, और ना ही समझदारी वाली है, यानी ज़बरदस्ती और बेवजह की शर्तें अमेरिका जब तक नहीं छोड़ेगा, उस पर अड़ा रहेगा, तब तक ईरान किसी भी नेगोशिएशन में वापसी नहीं लाएगा, मतलब बात करने के लिए वापसी नहीं आएगा। दरअसल तेहरान और वाशिंगटन के बीच 5 राउंड तक इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स हुई थी, लेकिन जून में इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान न्यूक्लियर साइट्स पर हुई हवाई हमलों के बाद ये बातचीत रुक गई थी। अरकाची ने बताया कि न्यूयॉर्क में जो टॉक्स चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, वो भी अमेरिका की ज़्यादा मांगों की वजह से रुक गई थी। अमेरिका की मांगें ज़्यादा थी तो इस वजह से रुक गई थी। ईरान का कहना है कि उन्होंने मीडिएटर्स के जरिए वाशिंगटन को कई मैसेज भेजे, लेकिन अमेरिका ने कोई उसका जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि यूएन जनरल असेंबली के दौरान ईरान ने न्यूयॉर्क में एक मीटिंग प्रोपोज की, पर अमेरिकन ऑफिशियल नहीं पहुँचे उसमें। अरकाची ने कहा, ईरान हमेशा डिप्लोमेसी और पीसफुल सॉल्यूशन में विश्वास रखता है, लेकिन सवाल उठता है अगर बातचीत ही नहीं होगी तो क्या फिर से न्यूक्लियर टेंशन भड़क उठेगी? क्योंकि एक तरफ ईरान कह रहा है हम रेडी हैं और दूसरी तरफ अमेरिका खामोश है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है क्या फिर से शुरू होगा ईरान यूएस का नया न्यूक्लियर हग और बार। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस खबर को लेकर? क्या ईरान और अमेरिका के बीच फिर से बातचीत शुरू होगी या फिर नहीं होगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, जो एक एक करके सारी खबरें मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।